फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट का पार्ट है ये आपका, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देन आप इसको ज्योग्राफी से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है, अबाउट वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा। सो हुआ क्या कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास हुआ था, ठीक है। नहीं, ये है इसका ना पीछे एक पेन ड्राइव जैसा ब्लूटूथ रिसीवर होगा, पेन ड्राइव जैसा होता है, चाहे तो यहाँ पे लगा होगा या पीछे लगा होगा, वो ले आओ, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में पास हुआ था, ठीक है। और उसके जो है 51 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। सो दैट इज द न्यूज़। तो आज हम जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में पास किया गया था, एंड इट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में जो है वाइल्ड एनिमल्स भी आते हैं और वाइल्ड प्लांट्स भी आते हैं, तो ये दोनों को प्रोटेक्ट करता है, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, ठीक है। और इस एक्ट के थ्रू ही जो है आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा जो है कंस्टिट्यूट की जाती हैं। इवन योर टाइगर रिजर्व्स, हाँ, एलिफेंट कॉरिडोर्स, वो भी इसी एक्ट के अंदर जो है कंस्टिट्यूट किए जाते हैं। तो ये नहीं है, छोटा सा है बिल्कुल, स्मॉल साइज लगा होगा, आप ना वो देखना, हाँ पीछे लगा होगा इसके, या यहाँ पे लगा होगा, ब्लैक कलर का है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट कॉरिडोर्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। तो यही जो है लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आपको जो है वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लस उनके हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो प्लांट्स ग्रो होती हैं, या जो जहाँ पे वो एनिमल्स लिव करते हैं, मतलब रहते हैं जहाँ पे, ठीक है। तो पूरे के पूरे जंगल को भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये लॉ जो है आपको पावर देता है, ठीक। उसके बाद जो है ये एक्ट जो है कई शेड्यूल्स जो है लिस्ट करता है। शेड्यूल्स मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया था कि देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे इस लॉ में शेड्यूल्स हैं, और शेड्यूल्स क्या होते हैं? अपेंडिक्स, जहां पे फैक्चुअल डिटेल्स जो है डाली जाती है, ठीक है। तो इस एक्ट में भी जो है कई शेड्यूल्स हैं, इनफैक्ट 6 शेड्यूल हैं इस एक्ट के अंदर, ठीक है। और इस एक्ट को एनेक्ट करने के बाद इंडिया जो है कंप्लाई हो गया विद कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसने रूल्स बनाए थे सो टू रेगुलेट। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा जो है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसने रूल्स बनाए थे सो टू रेगुलेट द ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। उसके बाद जो है देखो ये कैसे वर्क करता है। इंडिया ना एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कर लेता है, ठीक। तो इंडिया कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कर लेता है, उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट में रूल्स होते हैं, उस रूल्स को अपने देश में इंप्लीमेंट करने के लिए यू हैव टू अनेक्ट अ लॉ, ठीक है। वही रूल्स जो है आपके लॉ का पार्ट बन जाते हैं। जब आपके लॉ का पार्ट बन जाते हैं तो आप अपने लॉ को इंप्लीमेंट करोगे, जब आप अपने लॉ को इंप्लीमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है इंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हमने कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा देश में इंप्लीमेंट किया। समझ आई हाउ थिंग्स वर्क। उसके बाद पहले जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होता था, लेकिन आर्टिकल 370 के बोरोगेशन के बाद जो है वहां पे भी अप्लाई होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो देखो, एक तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो है पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या इन्वायरमेंट का जो मैटर था वो स्टेट लिस्ट में था। देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल है, अपेंडिक्स है वो, ठीक है। उसके अंदर ना 3 लिस्ट दी हुई है, एक यूनियन लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उस पे जो है यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, या उन मैटर्स को जो है यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर्स है उसको स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर्स है उसको दोनों देखेंगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पुलिस है, पुलिस जो है स्टेट लिस्ट में है, तो इसलिए आप हमेशा स्टेट पुलिस देखते हो, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस एक्सेट्रा, कभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस नहीं देखते। वैसे ही फॉरेन अफेयर्स जो है यूनियन लिस्ट में है, या करेंसी जो है यूनियन लिस्ट में है, इसीलिए जो नोट है आपका वो कौन इशू करती है? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कभी भी इशू नहीं कर सकती, इसलिए फॉरेन अफेयर्स के जो मैटर होते हैं वो हमेशा कौन देखती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज सच मैटर इज इन यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो पहले इन्वायरमेंट का जो मैटर था वो कहां पे था? स्टेट लिस्ट में।
लेकिन उसको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया इनटू कंकरेंट लिस्ट। तो जब वो स्टेट लिस्ट में था तो उस मैटर को कौन देख सकती थी? सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। अब कंकरेंट लिस्ट में तो इसको दोनों देख सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 51A है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो है प्रिस्क्राइब की गई है। उसमें जो है सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है कि हमारा भी जो है सोसाइटी की तरफ या देश की तरफ जो है कुछ ड्यूटीज, कुछ कर्तव्य, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ऑब्लिगेशंस बनती हैं। तो उसमें हमारी एक ऑब्लिगेशन है कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट रखें, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट रखें। ऐसी गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है अंडर आर्टिकल 48A। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है? ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ द डे की ड्यूटीज प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। तो यानी गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, एंड सो इज द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, उसके बाद जो है आते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर कौन से शेड्यूल्स हैं? तो पहला है शेड्यूल 1। इसमें बेसिकली जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, यानी जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है, आप लगा लीजिए 10,000 से भी कम रह गई है, उनको यहां पे लिस्ट किया जाता है। यहां पे लिस्ट किया जाता है तो उनकी हंटिंग, पोचिंग एक्सेट्रा सब बैन हो जाती है। अगर कोई करता है तो उसको 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, यहाँ पे सजा मेंशन नहीं है। तो शेड्यूल 1 में जो है अगर कोई वाइल्ड प्लांट या एनिमल की लिस्टिंग हो जाए और उस वाइल्ड प्लांट या एनिमल को आप मार दो तो उस केस में 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट किसमें है? शेड्यूल 1 में, बिकॉज इट इज मेंट फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम होगी कि अगर उनको अब नहीं बचाया गया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, वो शेड्यूल 1 में ही आता है। एशियाटिक लॉइन भी शेड्यूल 1 में ही आता है। एलिफेंट को भी हमने शेड्यूल 1 में डाला हुआ है। ठीक है, एशियाटिक चीता भी इसमें आता है, स्नो लेपर्ड भी इसमें आता है, ब्लैक बक, काला हिरन जिसको सलमान खान पे एलिगेशन है कि उसने मारा था, वो भी शेड्यूल 1 में आता है। तो अगर वो इसमें कन्विक्टेड हुआ तो उसको कितने साल की सजा होगी? 3 से 7 साल की। ठीक है, हाँ जी। थोड़ा अलाउडर बोला करो, आपके आधे वर्ड सुनते हैं। हम्म। नहीं, एंडेंजर्ड है तो, लेकिन उसके कुछ तो नंबर्स है ना इन दी इन्वायरमेंट, तो उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम। ऐसे तो एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं, ऐसे तो स्नो लेपर्ड भी पाए जाते हैं, बट दे आर वेरी लेस इन नंबर नाउ। तो उसी को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चीता जो है गिनती के हैं कुछ, अभी 2 चीता हमने जो है ट्रांसलोकेट किए फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया। ठीक है, एशियाटिक चीता भी नाम मात्र के हैं एक्सेट्रा, तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है शेड्यूल 2। इसमें क्या होते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, मतलब कि वो इतने क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो नहीं है लेकिन दे आर आल्सो थ्रेटन्ड। अगर उनकी जो है अगर पोचिंग या हंटिंग या उनकी किलिंग्स रोकी नहीं गई तो वो कल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो है हायर प्रोटेक्शन उनको मिलती है विद प्रोविजन ऑन देयर ट्रेड, हंटिंग, पोचिंग एक्सेट्रा। और इसमें अगर किसी वाइल्ड प्लांट या एनिमल की स्पीशीज को जो है अगर आपने लिस्ट शेड्यूल 2 में डाल दिया तो उस केस में जो है 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। शेड्यूल 1 में कितनी थी? 3 से 7। शेड्यूल 2 में 3 से 5 लिख लो। ये अच्छा, नोट्स तो अभी आपको मिले नहीं है ना, तो वैसे ही आप रफ नोट भी लिख लो, जब नोट्स मिलेंगे ना वहां पे ऐड कर लेना, वहां पे लिखा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं जैसे एसमिस मैक्यू है, हिमालयन ब्लैक बियर है, इंडियन कोबरा है एक्सेट्रा। अगर मैं वाइल्ड प्लांट्स की बात करूं, शेड्यूल 1 में आते हैं रेड सैंडलवुड एग्जांपल के तौर पे। रेड सैंडलवुड जो आपने वो पुष्पा मूवी देखी होगी ना, लाल चंदन, वो किस में आती है? शेड्यूल 1 में। अगर वो पुष्पा पकड़ा गया तो उसको कितने साल की सजा होगी? 3 से 7 साल की। ठीक है, और सैंडलवुड जो है, जो मतलब गोल्डन चंदन होती है, चंदन होती है, वो किस में आती है? शेड्यूल 2 में। ठीक है, समझ आई? उसके बाद है शेड्यूल 3 एंड 4। इसमें जो स्पीशीज है दे आर नॉट एज इंडेंजर्ड एज इन शेड्यूल 2 और शेड्यूल 1। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इनकी हंटिंग प्रोहिबिटेड है, इनकी हंटिंग प्रोहिबिटेड है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो पेनल्टी है वो कम है एज कंपेयर टू शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। ठीक है, तो इसमें पेनल्टी कितनी होती है? अगर शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में मान लीजिए अगर शेड्यूल 3 में कोई जो है एनिमल या प्लांट लिस्टेड है, ठीक है, उसको आपने हंट कर दिया, तो शेड्यूल 3 के एनिमल को हंट करने पे
आपको जो है 3 महीने से लेके 3 साल तक की सजा हो सकती है। कितने? 3 महीने से लेके 3 साल। और अगर शेड्यूल 4 के किसी एनिमल को आपने हंट किया, मारा, तो उस केस में 3 महीने से लेके 1 साल तक की सजा हो सकती है। 3 महीने से लेके 1 साल की सजा हो सकती है। आई समझ? ठीक है। तो शेड्यूल 4 में जैसे फ्लेमिंगो, हेयर्स, फैल्कन, किंगफिशर्स, मैकपाई, हॉर्स शू क्रैब्स एक्सेट्रा आ जाते हैं। शेड्यूल 3 में जो है चीतल, भरल, हाइना, सांबर एक्सेट्रा आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको अब आपको ये याद रखना है शेड्यूल 1 में कौन से एनिमल्स आते हैं, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 किस में आते हैं। देखो, वैसे तो ना ये चेंज होते रहते हैं, गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन चेंज करती रहती है कि दिस एनिमल इज नाउ इन शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 एक्सेट्रा। दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ देयर एंडेंजरमेंट और लेवल ऑफ देयर पॉपुलेशन और सो। ठीक है। लेकिन फिर भी जो है जितने यहाँ पे एनिमल्स लिखे हुए हैं उसको जो है थोड़ा ध्यान में रखना। पता है क्यों? क्योंकि कई बार यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चन बना देती है और कई बार इस तरीके से पूछ लेती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्सेट्रा। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन बना देती है, तो वो काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी आप उसको आंसर कर सकते हो बाय कॉमन सेंस कि जिन जानवरों की पॉपुलेशन बहुत कम है ना, तो वो शेड्यूल 1 में ही होंगे। ठीक ठीक सी है शेड्यूल 2 में, और ठीक से थोड़ी सी ऊपर है तो शेड्यूल 3 और 4 में। तो वहां से थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा के आंसर कर सकते हो। बट फिर भी जितने भी थोड़े बहुत एनिमल्स हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा रखना। एग्जैक्ट तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट सबकॉन्शियस माइंड में रखना। और मेंस में जो है एक एक दो दो एनिमल याद रखना, सो टू गिव एग्जांपल्स कि शेड्यूल 1 में जो है ये एनिमल्स लिस्टेड है, शेड्यूल 2 में ये, शेड्यूल 3 में ये, एटसेट्रा। ठीक है, समझ आई? फिर आते हैं शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 में जो एनिमल्स लिस्टेड होते हैं उनको आप मार सकते हो, बट विद परमिशन, विद लाइसेंस और परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई मंकीज हैं आपके खेतों को तंग कर रहे हैं, ठीक है, या बुल है कोई आपके खेतों को तंग कर रहा है, तो उसको आप मार सकते हो, बट विद परमिशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में जो जानवरों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और इंसानों को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती है, तो उस केस में उस जानवर को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? वर्मी। क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? वर्मी। अगर उसको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वर्मिन डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपको परमिशन दे दी टू किल दैट एनिमल इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, आप फिर उस जानवर को मार सकते हो। तो वर्मिन किसी भी जानवर को डिक्लेयर किया जा सकता है, चूहे को, बंदर को, ठीक है, सांप को, एक्सेट्रा। दैट डिपेंड्स कि उनकी पॉपुलेशन जो है किसी गिवन टेरिटरी में बहुत ज्यादा होगी जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, समझ आई? तो इस वक्त जो है 4 स्पीशीज है वाइल्ड एनिमल्स की इन शेड्यूल 5। कॉमन क्रॉस, ठीक है, दिल्ली में बहुत आते हैं ना आपके छतों पे। उसके बाद जो है फ्रूट बैट्स, ठीक है, रैट्स एंड माइस। उसके बाद है शेड्यूल 6। इसमें बेसिकली वाइल्ड प्लांट्स को लिस्ट किया जाता है। शेड्यूल 6 में क्या किया जाता है? वाइल्ड प्लांट्स को लिस्ट किया जाता है। उसमें जो है उस प्लांट की कल्टीवेशन या उस प्लांट का ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा बैन हो जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है अगर आपको उसकी प्लांट की कल्टीवेशन या ट्रेड करनी है तो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इसमें कौन से प्लांट्स आते हैं? ब्लू वेंडा, रेड वेंडा, कोथ, स्लीपर ऑर्चिड एक्सेट्रा, पिचर प्लांट एंड सो ऑन। तो इनकी कल्टीवेशन ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि इस एक्ट में कई बॉडीज भी कंस्टिट्यूट की गई। पहली तो कंस्टिट्यूट की गई नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है। इसको जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर चेयर करते हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्टर चेंज करते हैं। और ये बेसिकली देखती है कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या वहां पे वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, क्या उनके एरिया को इंक्रीज करने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, या वहां पर कोई और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है कि नहीं है। तो वो सब मैटर कौन देखती है? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। किसी नए एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर करना हो तो वो भी यही बॉडी करती है। नेशनल पार्क डिक्लेयर करने से उस एरिया में जो है हंटिंग, पोचिंग एक्सेट्रा बैन हो जाती है। वहां पे अदर ह्यूमन एक्टिविटीज भी बैन हो जाती है, लाइक वहां पे आप डिफोरेस्टेशन नहीं कर सकते, वहां पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, या वहां पे आप जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते एक्सेट्रा। अगर लगाने भी है तो फिर गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, और वो भी वही प्रोजेक्ट्स जो है अप्रूव किए जाते हैं जो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एंड दैट इज नेसेसरी फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर है? उसके बाद स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, यही सेम काम जो है स्टेट लेवल पे करती है। उसको हेड कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर। ठीक है। और एक बात याद रखना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिक्लेयर कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल पार्क को कौन डिक्लेयर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी है, ये देश भर में जितने भी जूज हैं उसको मैनेज करती है, उसको मैनेज करती है। और इसमें जो है
जूस के बारे में देखा जाता है कि भाई एक जू से दूसरे जू में कोई जानवर तो नहीं ट्रांसफर करना। फिर उसके बाद देखा जाता है कि उस जू में जो है वो जानवर सेफ है कि नहीं है, प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, क्या उस जू में सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वहां पे जू में उनकी कंडीशंस कैसी है एक्सेट्रा, वो सब कौन देखती है? सेंट्रल जू अथॉरिटी। आई समझ? उसके बाद जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका स्पेसिफिक पर्पज है टाइगर्स की कंजर्वेशन को देखना। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो है टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। दे आर आल्सो सिमिलर टू नेशनल पार्क की, कुछ एरिया जो है टाइगर्स के लिए रिजर्व कर दिया गया। वहां पे जो है हंटिंग, पोचिंग एक्सेट्रा बैन है, ह्यूमन एक्टिविटीज बैन है। वहां पे कोई आप घर नहीं बना सकते, वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं डाल सकते, कोई सड़क नहीं बना सकते, वहां पे कोई जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते एक्सेट्रा। अगर सड़क वगैरह बनानी है, कोई बिजली के खंभे लगाने हैं, तो गवर्नमेंट की परमिशन के बाद जो है लगाने पड़ते हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और वो इसीलिए मिलती है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है जरूरी है। अदरवाइज वहां पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अलाउड नहीं होते। ठीक है, उसके बाद जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कौन चेयर करते हैं? यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर। और स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है वाइस चेयरपर्सन होते हैं। यहाँ पे स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है राज्य के नहीं है, ये याद रखना कि किसी स्टेट के इन्वायरमेंट मिनिस्टर यहाँ के वाइस चेयरपर्सन है। यहाँ पे क्या, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो इसके वाइस चेयरपर्सन है। देखो आपने सुना होगा ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स, है ना, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे नाम में या आप कह लीजिए फ्रेज में तो स्टेट वर्ड आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस स्टेट का मतलब ये नहीं कि वो कोई राज्य मंत्री है, मतलब किसी स्टेट के लाइक यूपी या बिहार या झारखंड सेक्टर के मंत्री है, ऐसा नहीं है। वो जो है इसका मतलब ये होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का कि दे आर जूनियर टू कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो सबसे ऊपर होते हैं, उनके जूनियर कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर हुए, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, वो तो चेयरपर्सन हुए, जो उनके जूनियर हैं वो कौन हुए? वाइस चेयरपर्सन। क्लियर है? उसके बाद जो है एनटीसी ही जो है वही रिकमेंड करती है कि किस एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करना है। ठीक है, उसके वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली पोचिंग, हंटिंग एक्सेट्रा को रोकने के लिए बनी है। ठीक है, ये बेसिकली इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है, वो देखती है कि कोई पोचर्स या हंटर्स तो नहीं जंगलों में घूम रहे, या कहाँ पे वो जो है अपनी एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को देते हैं, और वो उनको पकड़ती है। समझे? सो दिस एजेंसी इज मेड टू कंट्रोल वाइल्ड लाइफ क्राइम। ठीक है, उसके बाद इस एक्ट के अंदर जो है कई प्रोटेक्टेड एरियाज भी क्रिएट किए जाते हैं। 5 तरह के किए जाते हैं: सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, देन कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। तो इसमें क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मान लीजिए चलो ये स्टेट ऑफ हरियाणा है सपोज। ठीक है, तो यहां पे आपने कोई नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, नेशनल पार्क कौन डिक्लेयर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके अराउंड जो है कोई भी एरिया को जो है कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और वहां पे फिर वही डिफोरेस्टेशन बैन हो जाएगा, हंटिंग पोचिंग बैन हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई लोकल कम्युनिटी रह रही है, कोई ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है, तो उसको लिमिटेड राइट्स दिए जा सकते हैं कि मान लीजिए कोई फ्रूट कलेक्शन करना है, कोई फूड गैदरिंग करनी है, थोड़ी बहुत वो कर सकती है, थोड़ी बहुत ग्रेजिंग करानी है, करा सकती है, लेकिन इतनी नहीं करा सकती कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़े। ठीक है, समझ आई? तो ये कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं वो नेशनल पार्क्स के आसपास ही डिक्लेयर किए जाते हैं। क्लियर? क्योंकि कई बार नेशनल पार्क्स जो है दे मे बी लिमिटेड इन साइज, तो बायोडाइवर्सिटी को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए यू रिक्वायर कि जो सराउंडिंग रीजन है वो भी प्रोटेक्टेड रहे, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस एरिया में बिल्डिंग ही बिल्डिंग खड़ी हो जाए, तो ये जंगल तो चारों तरफ से ह्यूमन सेटलमेंट से घिर जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जानवर जो है अपने आप को प्रोटेक्टेड, सेफ जो है फील कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए एक ट्रांजिशनरी जोन होना चाहिए ना, फ्रॉम दी प्रोटेक्टेड एरिया टू ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो इसलिए ये कंजर्वेशन रिजर्व जो है डिक्लेयर किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं कम्युनिटी रिजर्व्स। कम्युनिटी रिजर्व्स में क्या होता है, जैसे आपने वो बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में सुना है ना, राजस्थान में, विच इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा, है ना। तो उन्होंने जो है अपना एक जंगल बनाया हुआ है गांव में। ठीक है, तो उसको कम्युनिटी रिजर्व बोलते हैं। उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कोलैबोरेट करती है विद द कम्युनिटी, कि आप अपनी प्राइवेट लैंड पे जो है ट्रीज वगैरह ग्रो करके जो है
एक मिनी जंगल या मिनी फॉरेस्ट टाइप बना सकते हो, उसको प्रोटेक्टेड रख सकते हो, और उसको प्रोटेक्टेड रखने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आपके साथ कोलैबोरेट करेगी, कोऑपरेट करेगी। आई समझ? क्लियर है? उसके बाद आते हैं कि इस एक्ट में अमेंडमेंट्स भी किए गए थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक तो 1991 में किया गया था, इसमें पनिशमेंट इंक्रीज कर दी थी। जैसे अभी हमने जो पनिशमेंट्स पढ़ी ना, वो 1991 ने प्रिस्क्राइब की थी, इससे पहले थोड़ी कम थी, कि मान लीजिए शेड्यूल 1 में अगर किसी को पनिश करना तो 3 साल तक की सजा होगी, इसने इंक्रीज करके 3 to 7 कर दी, एंड सो ऑन। ठीक है, उतना आपको डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इट वाज अमेंडेड इन 1991 व्हिच हैज मेड पनिशमेंट स्ट्रिंजेंट। ठीक है, उसके बाद 2002 में इसको अमेंडमेंट किया गया था। जो कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट है वो 2002 के अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। उससे पहले जो है सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स ही डिक्लेयर हो सकते थे। उसके बाद 2006 में अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, उसके थ्रू जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को क्रिएट किया गया था। फिर उसके बाद जो है 2022 में भी इसको अमेंड किया गया, सो टू मेक इट कंप्लाई विद कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, कि उस कन्वेंशन में थोड़े बहुत चेंजेस आ गए थे, उसी चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए 2022 में भी इसको अमेंड किया गया था। अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो 2022 में जो है कहा गया कि जो शेड्यूल्स है उसको कम कर दिया जाएगा, 6 से कितने कर दिए जाएंगे, 4। तो इसमें पहले जो है शेड्यूल 1 तो सेम ही है, वही क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए है, शेड्यूल 2 एंडेंजर्ड के लिए, शेड्यूल 3 जो है प्लांट एंड स्पीशीज के लिए, और शेड्यूल 4 एनिमल्स और प्लांट्स विच आर कमिंग अंडर CITES, that is कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो शेड्यूल 3, 4 को उन्होंने बेसिकली अबॉलिश कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है अदर इनिशिएटिव्स क्या है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ली गई। प्रोजेक्ट टाइगर, वो इसके अंदर लिया गया, जिसमें टाइगर रिजर्व सेक्टर क्रिएट किए गए सो टू कंजर्व द टाइगर। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट भी इसी एक्ट के अंदर लिया गया, और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाए गए। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या होता है कि मान लीजिए कि सपोज दिस इज द स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, एक यहाँ पे नेशनल पार्क है और सपोज एक यहाँ पे नेशनल पार्क है। तो किसी जानवर को जो है अगर फर्स्ट नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क के अंदर मूव ऑन करना है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो ह्यूमन सेटलमेंट के पास थ्रू होके जो है सेकंड नेशनल पार्क में जाता है, ह्यूमन सेटलमेंट को क्रॉस करके सेकंड नेशनल पार्क में जाता है। तो अगर ह्यूमन सेटलमेंट को क्रॉस करके जाएगा तो मान लीजिए बीच सड़क से जा रहा है, वो सड़क से कोई ट्रक उसको मार देगा, या बीच ट्रेन के ट्रेन जो पटरियां होती हैं, ट्रेन रैक्स होती हैं, उसके थ्रू जा रहा है तो क्या पता ट्रेन के नीचे आ जाए, या मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक पोल के साथ टकरा जाए, वहां पे बिजली के करंट से मर जाए, या फिर रास्ते में कोई खेत आ गए, खेतों में उसने फसलें खराब कर दी तो किसानों ने उसको मार दिया, या मान लीजिए रास्ते में घर आ गए, ठीक है, वहां पर लोग डर गए, घबरा गए कि मान लीजिए तेंदुआ आ गया या लेपर्ड आ गया, या मान लीजिए चीता आ गया, टाइगर आ गया एक्सेट्रा, उस चक्कर में उसको सेल्फ डिफेंस के चक्कर में मार दिया, एंड सो ऑन। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट। ठीक है, तो उस केस में जो है फिर इन जानवरों की किलिंग्स हो सकती है बाय द ह्यूमंस। तो इसीलिए जो है ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाए जाते हैं कि काइंड ऑफ आप कह लीजिए कि एक नेशनल पार्क को जो है दूसरे नेशनल पार्क को जो है जोड़ा जाता है, और उस कॉरिडोर में जो है बेसिकली पेड़ पौधे ही होते हैं, तो जो जानवर होते हैं वो इसी रास्ते से जो है एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में मूव ऑन कर लेते हैं। समझ आई? So this is the concept of वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। ठीक है, ताकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। ठीक है, जैसे एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एग्जांपल के तौर पे बनाया जा रहा है बिटवीन न्यू दिल्ली एंड हरियाणा, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां से जो है सेफ पैसेज जो है वाइल्ड एनिमल्स को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एलिफेंट कॉरिडोर को ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स है हमारे। ठीक है, ये सोलो भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, अब आते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में चैलेंजेस क्या हैं, इश्यूज क्या हैं। देखो, एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है अबाउट दिस एक्ट, अभी भी 50 साल हो गए इस एक्ट को, बट पीपल आर अनअवेयर अबाउट दिस एक्ट। ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अभी तक नहीं रुका है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कि मान लीजिए कोई हाथी आपके खेतों में आ गया, उसने फसलें खराब करनी स्टार्ट की, एंड मजबूरन जो है आपको हाथी को मारना पड़ा, या कोई नीलगाय आ गई, या कोई बंदर आ गए एक्सेट्रा, तो उस केस में जो है इनको मारना पड़ता है। तो अभी तक खत्म नहीं हो पा रहा है। कितने सारे जानवर जो हैं रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, या ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं एक्सेट्रा। उसके बाद अभी भी वाइल्ड लाइफ का इलीगल ट्रेड चल रहा है, चाहे हाथी के दांत हो, है ना, या शेर की मूंछों के लिए हो, एंड सो ऑन।
है ना, या राइनोस के वो हॉर्न के लिए हो, तभी भी लीगल ट्रेड चल रहा है। अभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक्सेट्रा, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसके बाद पेनल्टीज भी कम है, और सबसे बड़ी बात है कि जो हंटर है या पोचर्स है उनको इन पेनल्टीज का डर ही नहीं है। उनको लगता है कि दे विल नेवर बी कॉट बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अगर कभी पकड़े नहीं जाएंगे तो कभी पनिश ही नहीं होंगे, तो इसलिए जो है वो बिना डरे जो है बिना डरे जो है हंटिंग पोचिंग करते जा रहे हैं। उसके बाद जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है, कि जो आसपास ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है कि उनको भी इन्वॉल्व किया जाए इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। उसमें क्लाइमेट चेंज थ्रेट है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कितने सारे जंगल जो है तबाह हो जाएंगे, कितने सारे जंगलों में फॉरेस्ट फायर्स आ जाएगी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ये भी एक थ्रेट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो, लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, पेनल्टीज कम है। उसके बाद यही रखो बस, कोऑर्डिनेशन ही कमी है। तो ये जितने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड है एंड लेक ऑफ अवेयरनेस है, अंदर अंदर की एक्सप्लेनेशन तो आपको समझाने के लिए है। यही पॉइंट्स याद रखो, अपने शब्दों में जो है अपने आंसर आप लिखना, अपने शब्दों में इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना, समझे? तो इस तरीके से याद रखो बस, ब्रॉडर ब्रॉडर। उसका कंक्लूजन यही है कि वी नीड टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट दिस लॉ। उसके लिए क्या करने की जरूरत है? जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, उसको अब रिवर्स कर दो। वो क्या बन जाएंगे? सॉल्यूशंस। कि अवेयरनेस बढ़ाओ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आओ, पेनल्टीज को स्ट्रिक्टली अप्लाई करो एंड सो ऑन। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करो। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वी विल एबल टू इंप्लीमेंट सच लॉ इफेक्टिवली। ठीक है, चलिए, पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, शेड्यूल 6 पे पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। ठीक है,